आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उन विशाल और अक्सर हमारी नजरों से छिपी हुई इंजीनियरिंग प्रणालियों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी इस आधुनिक दुनिया को एक सेकंड के लिए भी रुकने नहीं देती। सच में इनके बिना तो मानो सब कुछ ठप ही पड़ जाएगा। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और गहराई से समझते हैं। 2400 अब ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। आपको शायद हैरानी होगी कि वर्तमान में दुनिया भर में 2400 से भी ज्यादा कोयला आधारित पावर प्लांट काम कर रहे हैं। ये संख्या अपने आप में इस विषय के अविश्वसनीय पैमाने को दर्शाती है। जरा स्केल के बारे में सोचकर देखिए। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम वैश्विक शक्ति की रीढ़ से शुरुआत करेंगे, फिर स्पार्क का विज्ञान समझेंगे। इसके बाद हम इंजीनियरिंग के मुख्य हिस्सों, थर्मल पावर के प्रकार, उत्पादन की कीमत और आखिर में इसके इतिहास और भविष्य पर नजर डालेंगे। तो आइए पहले भाग से शुरू करते हैं, वैश्विक शक्ति की रीढ़। इसमें हम समझेंगे कि आखिर क्यों थर्मल ऊर्जा हमारे आज के आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है। आपको शायद लगे कि आज तो हर जगह सोलर और विंड एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि तमाम नई और एडवांस्ड तकनीकों के बावजूद वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों का एक बहुत बड़ा यानी 64% हिस्सा आज भी थर्मल पावर पर ही निर्भर करता है। ये ऊर्जा के बाकी सभी तरीकों पर इसके स्पष्ट दबदबे को साबित करता है। अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर इस भारी निर्भरता को समझना चाहें तो तुर्की का उदाहरण बड़ा ही दिलचस्प है। 2020 में वहां पैदा हुई कुल बिजली का 58% हिस्सा सिर्फ थर्मल गैर नवीकरणीय स्रोतों से आया था। जरा सोचिए, कुछ देश तो पूरी तरह से इसी ऊर्जा पर टिके हुए हैं और अगर इसे हटा दें तो वहां का पूरा जनजीवन सचमुच रुक सकता है। और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ऐसा क्यों है। देखिए, स्टील, सीमेंट, तेल रिफाइनरियां और रसायन जैसे जो भारी उद्योग हैं ना, उन्हें लगातार बेस लोड बिजली चाहिए होती है। सौर या पवन ऊर्जा तो मौसम पर निर्भर करती है, धूप नहीं तो बिजली नहीं। लेकिन थर्मल पावर ये 24 घंटे 7 दिन अबाधित बिजली देती है, जो इन कारखानों की और अंततः हमारी दैनिक जरूरतों की असली जीवन रेखा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, स्पार्क का विज्ञान। चलिए थोड़ी देर के लिए भौतिक विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और थर्मोडायनेमिक्स के नियमों से समझते हैं कि यह पूरा जादू असल में कैसे काम करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का जो मूल सिद्धांत है उसे रैंकिन चक्र या रैंकिन साइकिल कहते हैं। सरल शब्दों में ये ऊष्मा को बिजली में बदलने का एक बेहद कुशल बंद लूप चक्र है। अब इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? पानी का लगातार पुनः उपयोग। बार बार उसी पानी को इस्तेमाल करने से संसाधनों की बर्बादी बहुत कम होती है और पूरी प्रणाली काफी हद तक टिकाऊ बन जाती है। ये चक्र मुख्य रूप से 4 चरणों में काम करता है। पहला है हीट एडिशन, जहां बॉयलर में पानी को खौलाकर भाप बनाई जाती है। दूसरा है एक्सपेंशन, जहां यह हाई प्रेशर वाली भाप टरबाइन को बहुत तेजी से घुमाती है। तीसरा कंडेंसेशन, जहां इस भाप को वापस पानी में ठंडा किया जाता है। और चौथा चरण है प्रेशराइजेशन, जहां इस पानी को वापस दबाव के साथ पंप किया जाता है। और बस ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है ना कमाल की इंजीनियरिंग। इस पूरी प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरह से होता है। पहला कंडक्शन यानी सीधा संपर्क, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैस चूल्हे पर रखा बर्तन गर्म हो जाता है। दूसरा कन्वेक्शन, जो तरल या हवा के जरिए होता है, जैसे किसी घर की ऊपरी मंजिल अक्सर नीचे की तुलना में ज्यादा गर्म होती है। और तीसरा है रेडिएशन, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होता है, जैसे गर्मियों की तेज धूप में खड़े होने पर पसीने से तरबतर हो जाना। इन रोजमर्रा के उदाहरणों से इन जटिल वैज्ञानिक बातों को समझना कितना आसान हो जाता है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के मुख्य हिस्से। अब हम प्लांट के एकदम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि उस ईंधन के साथ असल में क्या क्या होता है। आइए कोयले के एक टुकड़े की बड़ी ही दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। शुरुआत होती है पल्वराइजर से, जहां कच्चे माल को एकदम बारीक कुचला जाता है। फिर इसे बॉयलर में तेज हवा के साथ जलाया जाता है। इससे जो भयंकर ऊष्मा पैदा होती है वो शुद्ध पानी को भाप में बदल देती है। ये भाप टरबाइन को घुमाती है और आखिर में जनरेटर इसी गतिज ऊर्जा को उस बिजली में बदल देता है जो हमारे और आपके घरों को रोशन करती है। पूरी एक बेहतरीन चेन बनी हुई है। तो यहां सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि ये बॉयलर सिस्टम ही वास्तव में पूरे पावर प्लांट का दिल है, उसकी धड़कन है। ये एक उच्च दबाव वाला बर्तन होता है जिसका मुख्य काम पानी को सुरक्षित रूप से सुपर हीटेड भाप में बदलना है। इसमें सुपर हीटर जैसे विशेष घटक लगे होते हैं जो भाप के तापमान को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं
और इसी वजह से टरबाइन की दक्षता में भारी सुधार देखने को मिलता है। अब पहुंचते हैं चौथे भाग पर, थर्मल पावर के प्रकार। क्योंकि देखिए, सभी थर्मल प्लांट एक ही सांचे में नहीं ढाले जाते। अलग अलग ईंधन के लिए अलग अलग तरह के इंजीनियरिंग सेटअप की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए अगर हम स्टीम और गैस टरबाइन को देखें तो इनमें एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है। स्टीम टरबाइन कोयला या तेल का उपयोग करते हुए एक बाहरी बॉयलर पर निर्भर करते हैं। इसके बिल्कुल उलट गैस टरबाइन में इंटरनल कंबशन यानी आंतरिक दहन होता है। ये प्राकृतिक गैस को सीधे हवा के साथ मिलाकर एक जबरदस्त थ्रस्ट या धक्का पैदा करते हैं और यही धक्का ब्लेड्स को बहुत तेजी से घुमाता है। और इन दोनों के अलावा एक तीसरा प्रकार भी है, डीजल पावर प्लांट। हाँ, ये सच है कि इनसे बिजली पैदा करना थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन ये 35 केवीए से लेकर 50 एमवीए तक की बहुत ही जरूरी बैकअप पावर देते हैं। अस्पतालों या महत्वपूर्ण कारखानों जैसी जगहों पर सोचिए, जहां 1 सेकंड की भी बिजली कटौती से भारी नुकसान हो सकता है। वहां ये प्लांट एक अबाधित सुरक्षा जाल की तरह काम करते हैं। हमारा 5वां भाग है उत्पादन की कीमत। यहां हम पूरी तरह से तटस्थ होकर इन प्रणालियों की आर्थिक लागत और पर्यावरण पर इनके असर का विश्लेषण करेंगे। इन संयंत्रों के कुछ बेहद स्पष्ट फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदों की बात करें तो इनकी स्थापना लागत कम होती है, इन्हें आसानी से किसी भी उपयुक्त जगह पर लगाया जा सकता है और ये बहुत ही विश्वसनीय बेस लोड ऊर्जा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर देखें तो कमियां भी काफी गंभीर हैं। इनमें पानी की भारी खपत होती है, बहुत बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से गैर नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भर हैं, जो आज नहीं तो कल समाप्त हो ही जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन सुविधाओं को स्थापित करना इतना किफायती क्यों माना जाता है? आंकड़ों की बात करें तो कोयले से चलने वाले प्लांट की औसत स्थापना लागत $750 प्रति किलोवाट है। इसका मतलब है कि 1000 मेगावाट का विशाल संयंत्र बनाने में औसतन $750 मिलियन का खर्च आता है। ऊर्जा उत्पादन के पैमाने को देखते हुए ये लागत तुलनात्मक रूप से कम ही मानी जाती है। और इस उत्पादन के विशाल पैमाने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है चीन का टुओकेटो पावर स्टेशन। जरा सोचिए, 6.5 गीगावाट क्षमता। जी हां, ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय कोयला संयंत्र है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आज के समय में बिजली उत्पादन का पैमाना वास्तव में कितना विराट और अकल्पनीय हो चुका है। चलिए अब अपने विश्लेषण के आखिरी और छठे भाग की ओर बढ़ते हैं, इतिहास और भविष्य। यहां हम सदियों पुराने अतीत को आने वाले कल के ऊर्जा समाधानों के साथ जोड़कर देखेंगे। अगर हम भाप के इतिहास पर नजर डालें तो यह 1ली शताब्दी में हीरो के एओलिपाइल से शुरू होता है, लेकिन इसमें जो असली क्रांति आई वो 18वीं शताब्दी में आई थी। हुआ यूं कि जेम्स वॉट ने बहुत बारीकी से देखा कि न्यूकोमन का जो इंजन था वो बहुत ज्यादा भाप बर्बाद कर रहा था। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए 1765 में वॉट ने एक अलग कंडेंसर का आविष्कार कर डाला। और आप मानेंगे नहीं, इस एक छोटे से डिजाइन बदलाव ने पूरे उद्योग में क्रांति ला दी और आधुनिक युग की मजबूत नींव रखी। आज जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हमारे पास कुछ वैकल्पिक स्रोत भी मौजूद हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा जो ग्रीनहाउस गैसों का बिल्कुल भी उत्सर्जन नहीं करती, लेकिन हाँ, ये खतरनाक रेडियोधर्मिक कचरा जरूर पैदा करती है। वहीं दूसरी ओर हमारे पास बायोमास ऊर्जा है। ये कृषि के माध्यम से नवीकरणीय तो है, लेकिन अक्सर इन संयंत्रों को कुशलता से चलाने के लिए स्वयं जीवाश्म ईंधन की ही जरूरत पड़ जाती है। तो हर विकल्प के अपने नफे नुकसान हैं। और यही बात हमें आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या ये नए विकल्प कभी भी थर्मल पावर की उस अबाधित मौसम स्वतंत्र बेसलोड विश्वसनीयता की पूरी तरह से जगह ले पाएंगे? बढ़ती हुई दुनिया की ऊर्जा मांग और पर्यावरण को बचाने के बीच एक सही संतुलन खोजना ही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। खैर, इस विश्लेषणात्मक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।